गुड मॉर्निंग। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल प्रतिभा एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम आपके लिए बीपीएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लाए हैं। तो इन प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करके आप बीपीएससी पीटी में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिना समय गवाए चलिए हम शुरुआत करते हैं बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट जो पिछले बीपीएससी के पीटी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। उन्हीं क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, वो भी व्याख्या सहित। अगर ये आप पूरा टेस्ट लगाते हैं तो आपको किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, पूरा टेस्ट मैं इसी पे करा दूंगा। डेली बाई डेली वीडियो करके डाल के मैं पूरा बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट मैं इसी पे करा दूंगा। तो आप लोग चिंता मुक्त होकर सीधा ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। ये प्रैक्टिस सेट बीपीएससी के ये 40वें प्रैक्टिस सेट है। इस 40वें प्रैक्टिस सेट को चलिए शुरुआत करते हैं। तो मित्रों, पहला क्वेश्चन है कि बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? ठीक है मित्रों, ऑप्शन है 1930, 1931, 1934, 1939। दोस्तों, इसका आंसर सी होगा 1934। बिहार कांग्रेस, इसकी व्याख्या है कि बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी नामक संगठन की स्थापना 1931 में हुआ। ठीक है, गंगा शरण सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्र आदि ने की थी। लेकिन 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में इस पार्टी की औपचारिक स्थापना की गई। ये औपचारिक शब्द जो है यहाँ पे ध्यान देना है कि औपचारिक ऑफिशियली इसकी जो है स्थापना की गई आधिकारिक रूप से। और जब ये पटना में 1934 में स्थापित की गई तो इसके अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव तथा सेक्रेटरी बने, सचिव बने जयप्रकाश नारायण। इस पार्टी के बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष बने आचार्य नरेंद्र देव और सचिव बने जयप्रकाश नारायण। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है 1931 और 34 में। तो 31 में ये जो स्थापना ये सब आदि ने की थी, लेकिन ये ऑफिशियली नहीं, सीधे स्थापना कर दी थी बिहार कांग्रेस 1931 में। उसमें उस समय शामिल थे गंगा शरण सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्र, अन्य भी थे। लेकिन ऑफिशियली रूप से जो है 1934 में इसकी जो है स्थापना की गई, वो भी पटना के कहा अंजुमन इस्लामिया हॉल में। ठीक है मित्रों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। मित्रों, अगला क्वेश्चन है कि 266 से लेकर 86 के नील खेतिहर के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें। यहाँ पे ड्यूरेशन दे रहा है टाइम कि 66 से लेकर 86 के, यानी कि इस 80 के, ये 1857 के बाद की बात हो रही है। तो ये नील खेतिहर जो थे बिहार में, उसमें कहाँ कहाँ ये विद्रोह का जो है ये क्षेत्र मेनली रूप से कौन था? तो दोस्तों, आप जानते हैं कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, 1917 में। तो इसका उत्तर जो है डी होगा। सबसे पहले इसमें खोजना है कि किसमें चंपारण है। ऑप्शन में देखिए तो इसमें तो है नहीं, ये खत्म हो गया। इसमें है लेकिन ये मधुबनी के साथ है, इसलिए ये नहीं होगा। और इसमें भी है लेकिन ये दरभंगा से थोड़ी दूर हो गई। ये दोनों, यानी दोनों लोकेशन दूर है, लेकिन ये चंपारण मुजफ्फरपुर साथ साथ सटे हुए हैं। तो ये वाला क्षेत्र जो है ऐसे भी सोचने से जो है, ज्योग्राफिकली रूप से अगर सोचे तो चंपारण वाला और मुजफ्फरपुर वाला ही सही होगा। तो इसका उत्तर जो है डी है। और ये 1966 से 86 के बीच बिहार के चंपारण तथा मुजफ्फरपुर में नील खेतिहरों ने तीन कठिया प्रथा, उसी का उन्मूलन करने गए थे वो, क्या कहते हैं, गांधी जी, जो 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ। तो ये तीन कठिया प्रथा का विरोध किया था। और नील के किसानों की दुर्दशा का वर्णन जो है ये दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया है। यानी कि दीनबंधु मित्र जो नील दर्पण, अपना नाटक, जो नील दर्पण क्या है, सबसे पहले नील दर्पण नाटक है और उसको लिखे हैं दीनबंधु मित्र ने। और इसमें जो है चंपारण सत्याग्रह के किसानों की दुर्दशा का जो है व्यापक रूप से वर्णन किया गया है, आप भी पढ़ सकते हैं। मित्रों, अगला क्वेश्चन है कि 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था, किस चीज़ का केंद्र था? ये 1857 से पीछे की बात हो रही है कि 1830 के दशक में, ये राजा राम मोहन राय का काल है, विलियम बेंटिक का काल है। तो ये 1830 के दशक में पटना नगर कंची का केंद्र था सन्यासी विद्रोह का, गोदवारी विद्रोह का, या मुंड्रा विद्रोह का, या बहावी आंदोलन का। तो दोस्तों, इसका उत्तर जो है डी है, यानी कि बहावी आंदोलन का। ये बहावी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद बरेलवी थे। वह 1831 में सिख सेनापति शेर सिंह से लड़ता हुआ बालाकोट में मारा गया। कौन? सैयद अहमद बरेलवी। कब मरे? 1831 में सिख सेनापति शेर सिंह से लड़ता हुआ मारा गया। ठीक है। और पटना में इनायत अली और बिलायत अली ने बहावी आंदोलन का नेतृत्व किया। कहाँ? पटना में। बहावी आंदोलन के दो मुख्य केंद्र था, एक था सिताना, यहाँ स्वतंत्र राज्य का गठन किया, और पटना, यहाँ से धन तथा स्वयंसेवक सितान भेजे जाते थे। यानी बहावी आंदोलन की बात करें तो इसका दो मुख्य केंद्र था, एक था सिताना, तो यहाँ जो है स्वतंत्र राज्य का गठन हुआ, और पटना, यहाँ से धन तथा स्वयंसेवक सितान जो है भेजा जाता था। तो ये बहावी आंदोलन की बात हो रही थी, 1830 के दशक की बात हो रही थी। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ संथानों ने 1855 से 56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। ठीक है दोस्तों, तो संथान, ये छोटा नागपुर पहाड़ी की बात हो रही है। तो वहाँ पर जो है ये, वैसे ज्योग्राफिकली रूप से भी इस क्वेश्चन में सोचा जाए तो मुंगेर भागलपुर नहीं होगा, गया मुंगेर भी नहीं होगा, शाहबाद गया भी नहीं होगा, भागलपुर और राजमहल जो एकदम फिट बैठता है। तो ये जो है इसका उत्तर जो है बी है। तो दोस्तों, 1855-56 में संथानों ने जो है बिहार के पूर्वी बिहार, यानी कि ईस्टर्न बिहार की बात हो रही है, उसके भागलपुर राजमहल क्षेत्र में ब्रिटिश राज और दिको, दो तरह की बात है, ब्रिटिश राज और दिको के विरुद्ध विद्रोह किया।
इसके इस विद्रोह के जो नेतृत्व करता थे उसमें सीधो, कानू, चांद, भैरव इन मैंने लोगों का जो है नाम आता है इसमें। और विद्रोह का शुरुआत जो है ये 30 जून 1855 को हुआ था। 30 जून 1855 को। वो भी एक जगह है जिसका नाम है भगनी। क्या नाम है इसका? भगनी। और संथालों ने जो है ब्रिटिश सेनापति मेजर बारो, ये भी यहाँ पे ध्यान रखना है कि मेजर बारो को हराया और विद्रोह के रिजल्ट में सरकार ने संथाल परगना जिला बनाया। यानी कि ये विद्रोह हुआ तो इसके बाद जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये जिला बनाया संथाल परगना, जो अभी संथाल परगना। काश्तकारी अधिनियम भी लागू किया गया। ठीक है मित्रों, तो समझ गए। यहाँ पे कुछ अगला क्वेश्चन है कि स्तंभ 1 में अंकित नामों को स्तंभ 2 में अंकित नामों से सुमेलित करें। ऑप्शन दिए गए हैं कि ये नागानंद, हर्षचरित, तुगलकनामा, ताल एमो, नील दर्पण। ऑप्शन स्तंभ 2 दिए गए हैं बाणभट्ट, हर्षवर्धन, अमीर खुसरो, राम मोहन राय, अब्दुल मलिक ईसासी, दीनबंधु मित्र। तो मित्रों यहाँ सोचना है कि वो कौन सा की पॉइंट है जिससे जो है इस क्या कहते हैं मिलान कर मिला सकते हैं। तो यहाँ जो है हर्षचरित की बात करें, हर्षचरित लिखी बाणभट्ट ने, तो बी को 1 कर सकते हैं, तो बी को 1, बी को 1, बी को 1। तो इसमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं, बी को 1 यानी बी वाली और डी वाली। ठीक है मित्रों, उसके बाद और खोजिए तुगलकनामा। तुगलकनामा तुगलकनामा का अमीर खुसरो, तो 3 3 3 यहाँ तक ठीक है। 2 1 3 ये भी ठीक है, दोनों में है। उसके बाद बात करें नागानंद की, तो ये 2 में है। उसके बाद बात करें ताल ओमो, तो ये जो है यहाँ पे जो है कन्फ्यूजन आ गई कि राम मोहन राय नहीं, ताल ओमो लिखी है अब्दुल मलिक ईसासी ने, इसलिए जो है यहाँ पे आंसर बी कट जाएगा और आंसर जो है डी सही हो जाएगा। यानी कि फिर से समझ लीजिए, नागानंद, हर्षवर्धन, हर्षचरित्र, बाणभट्ट, तुगलकनामा, अमीर खुसरो, ताल ओमो, अब्दुल मलिक ईसासी, नील दर्पण, दीनबंधु मित्र, जो अभी हम लोग पीछे पढ़े भी हैं। ठीक है मित्रों, चलिए अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया, तो इन्होंने बिहार का भ्रमण जो है लगभग कब किया, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो 405 ईस्वी की बात हो रही है, 635 ईस्वी की बात हो रही है और 670 ईस्वी की बात हो रही है। तो इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं है। क्योंकि इत्सिंग 671 या 672 ईस्वी के आसपास अपने 37 को बौद्ध सहयोगियों के साथ जो है भारत भ्रमण को चला। सहयोगियों के साथ छोड़ देने के कारण वह अकेला ही दक्षिण के समुद्र मार्ग से भारत आया। तो 671-72 के बाद की बात हो रही है और इसमें सारे डेट पीछे के दिए गए हैं, इसलिए आंसर इसका उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए मित्रों, अगला क्वेश्चन है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। यानी नगर जो है क्रमिक रूप से खत्म होने लगे और सभी का पतन होने लगा, तो ये विशेषता किस काल की थी। ये जो है विशेषता प्रतिहार युग की है, यानी इसका आंसर बी है, प्रतिहार युग। इस प्रतिहार युग में जो है नगरों का जो है क्रमिक रूप से पतन होने लगा। ठीक है मित्रों, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। उद्योग धंधे तथा व्यापार वाणिज्य की दृष्टि से 7वीं से 12वीं सदी का काल आर्थिक जड़ता तथा हौस का काल था। क्या में की बात हो रही है, 7वीं से 12वीं की। ठीक है, उद्योग धंधे और वाणिज्य की दृष्टि से नगरों की आर्थिक समृद्धि नष्ट हो गई। हेनसान के विवरण तथा पुरातात्विक साक्ष्यों से इस काल में नगरों के पतन के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं। यानी ये बात पता कहाँ चल रहा है, हेनसान के विवरण में और पुरातात्विक जो साक्ष्य हैं जो खनन से प्राप्त हुए हैं उससे भी पता चलता है कि 7वीं से 12वीं शताब्दी तक जो है प्रतिहारों के युग में ये वाणिज्य उसमें ज़्यादा उभर नहीं पाया। ठीक है, आर्थिक समृद्धि नष्ट हो गई उस समय। इस प्रकार इसका आंसर है प्रतिहार युग। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। तो इसका आंसर है 12 अंग। ये सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है, यानी सबसे पहले का। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, आगम यानी कि सिद्धांत कहा जाता है। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्णन और 6 छेद सूत्र तथा 4 मूल सूत्र, अनुयोग सूत्र तथा नंदा सूत्र आते हैं। फिर से सुन लीजिए, जैन साहित्य को आगम या सिद्धांत कहा जाता है और उस सिद्धांत के अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 12 प्रकीर्णन, 12 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, अनुयोग सूत्र, नंदा सूत्र आते हैं। और इनकी रचना जो है ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी से लेकर 6वीं शताब्दी तक, यानी कि 4वीं से लेकर 6वीं तक हुई। ठीक है मित्रों, तो इसका आंसर है ए 12 अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रम गृह के रूप में किया। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रम गृह के रूप में किया। आजीविकों ने किया, या थारुओं ने किया, या जैनियों ने किया, या तांत्रिकों ने किया। तो दोस्तों इसका आंसर है ए, यानी कि आजीविकों ने किया। अब व्याख्या समझ लीजिए कि अशोक तथा उनके पौत्र यानी इनका पोता दशरथ के समय, अशोक का पोता दशरथ के समय, उसके समय में ये बराबर तथा नागा अर्जुनी की पहाड़ियों को काटकर आजीविका के लिए आवास बनाया गया। अशोक के समय में भी बनाया गया और उनका पोता जो था वो उनके दशरथ के समय में ये जो बराबर की पहाड़ी था और ये नागार्जुन की पहाड़ी, इस दोनों को काट करके आजीविकों के लिए जो है आवास रहने के लिए बनाया गया। ठीक है मित्रों, तो इसका उत्तर है ए, आजीविकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी, यानी रेट पूछा जा रहा है, वो भी कहाँ, धर्मशास्त्रों में जो रेट लिखा हुआ है भू राजस्व का उसका। तो मित्रों इसका उत्तर न 1/3 है, न 1/4 है, न 1/8 है। इसका उत्तर है सी 1/6। अब देखिए, धर्मशास्त्र स्मृति साहित्य को कहा जाता है, स्मृति साहित्य को धर्मशास्त्र कहा जाता है। और सभी प्रमुख स्मृतियों जिसमें मनु, याज्ञवल्क्य, नारद, विष्णु आदि इनके अनुसार जो है
भू राजस्व की समान दर 1/6 थी, जिसमें आपातकाल में परिवर्तन किया जा सकता, अगर कोई संकट आ जा रही है, ऐसी कोई विपदा आ जा रही है, तो उसमें जो है थोड़ा थोड़ा बहुत चेंजिंग किया जा सकता था। तो 1/6 दिखाया गया है धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद संहिता में का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो मित्रों, इसका उत्तर है सोम और स्पे पर नामांकित देवता, यानी कि डी, सोम और स्पे पर नामांकित देवता। ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वो सोम को समर्पित है, और सोम देवता के साथ साथ एक वनस्पति भी है, कौन? सोम, जो मुजवंत पर्वत पर उगती थी। यहाँ पर मुजवंत पर्वत की बात हो रही है, मुजवंत पर्वत पर उगती थी, और इसी से जो है सोमरस बनता था, जिसका पान यज्ञ तथा धार्मिक आयोजनों के अवसर पर किया जाता था। अगर कोई धार्मिक आयोजन हो जाए या यज्ञ हो जाए तो इस अवसर पर किया जाता, पान यानी कि पाया जाता था, लिया जाता था, इसका यूज किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? तो न नीला हुआ है, न नीला हरा हुआ है, न पांडु हुआ है, लाल हुआ है। लाल और थोड़ा काला यानी धूसर रंग का प्रयोग हुआ है। तो इसका उत्तर ए है। व्याख्या देख लेते हैं। तो मित्रों, सैंधव सभ्यता के मृदुभांड यानी कि मिट्टी के बर्तन लाल या गुलाबी रंग के हैं, कुछ को लाल रंग से पोतकर काली रेखाओं से ये चित्र धूसर करके बनाया गया है। ठीक है मित्रों, अगला क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ये अंतिम मुगल सम्राट की बात हो रही है, वो भी कहाँ? जो मयूर सिंहासन पर बैठा। तो इसका उत्तर है मोहम्मद शाह। नादिर शाह यानी ये ईरान का शासक था। इन्होंने जो है 1739 में मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में आक्रमण किया। कब किया? 1739 में। किसने किया? नादिर शाह ने। वो कहाँ का था? ईरान का था, ईरान का शासक था। तथा अन्य चीज़ों के अलावा शाहजहाँ का ये तख्त हाउस था, मयूर सिंहासन भी इसको लूट के ले गया। तो इसका उत्तर है मोहम्मद शाह। ठीक है मित्रों, अगला क्वेश्चन है कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो इसका उत्तर है गुजरात, मद्रास, बीबर, बंगाल। तो यूरोप वासियों को जो सर्वोत्तम सोरा प्राप्त होता था वो गुजरात से सोरा और अफीम प्राप्त होता था, लेकिन बाद में बिहार से प्राप्त होने लगा। लेकिन पहले जो है सर्वोत्तम सोरा और अफीम इसको गुजरात से प्राप्त होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज को जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? किस अंग्रेज को? ये अंग्रेज की बात हो रही है। हॉकिंस को, सर टॉमस को, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या एडवर्ड को। तो इसका आंसर बी है, सर टॉमस को। 1615 में, सर टॉमस की बात हो रही है, 1615 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 में। ब्रिटिश शासक जेम्स वन के प्रतिनिधि के रूप में टॉमस रो जो है कहाँ आया? जहांगीर के दरबार में आया था, और उसने जहांगीर से अनेक कारखाने खोलने का आज्ञापत्र तथा खान की उपाधि ये दोनों प्राप्त की। किसने प्राप्त की? सर टॉमस रो ने। किससे प्राप्त की? जहांगीर से। ठीक है मित्रों, अगला क्वेश्चन है कि मध्यकाल में बिहार शरीफ नगर किस चीज़ के लिए महत्वपूर्ण है? व्यापारिक केंद्र के रूप में, विद्या केंद्र के रूप में, या प्रशासनिक केंद्र के रूप में, धार्मिक केंद्र के रूप में? तो व्यापारिक केंद्र के रूप में नहीं रहा है, यह विद्या केंद्र के रूप में, प्रशासनिक और धार्मिक केंद्र के रूप में रहा है। अगर बात की जाए 8वीं सदी में बिहार शरीफ में धर्मपाल ने उदंतपुर महावीर की स्थापना की थी, महाविहार की स्थापना की थी, और तुर्क काल में यह एक प्रांतीय प्रशासनिक मुख्यालय रहा। यह एक सूफी केंद्र है तथा यहाँ मलिक बयां, जिसका इब्राहिम बिन नाम है, का मकबरा तथा सरफुद्दीन यहाँ मनेरी की दरगाह स्थित है। कहाँ पे? बिहार शरीफ में। 8वीं शताब्दी की बात हो रही है, धर्मपाल की बात हो रही है। ये धर्मपाल ने उदंतपुरी महाविहार की स्थापना की, और तुर्क काल में यह एक प्रांतीय प्रशासनिक मुख्यालय रहा। यह एक सूफी केंद्र है तथा यहाँ मलिक बयां, इब्राहिम मकबरा और सरफुद्दीन यहाँ मनेरी की दरगाह स्थित है। चलिए मित्रों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। बिहार के सुप्रसिद्ध सूफी संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध किस सूफी संप्रदाय से है? सरफुद्दीन मनेरी का बात हो रहा है, ये किस सूफी संप्रदाय से संबंध रखते थे ये बिहार के? तो ये जो है फिरदौसी संप्रदाय से संबंध रखते थे। सुहरावर्दी सिलसिले की एक प्रमुख शाखा थी, कौन? फिरदौसी। और इसका जो है मुख्य कार्य क्षेत्र बिहार था, एवं सरफुद्दीन यहाँ इस सूफी शाखा का प्रसिद्ध संत था। इसके पत्रों के संग्रह मकतूबात नाम से प्रसिद्ध है। किसके? फिरदौसी संप्रदाय के मकतूबात के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीन लिया। विजयनगर के उस पहले शासक का जो है नाम इसमें जानना है जिसने बहमनी से गोवा को छीना। तो ये हरियर 2 है। बहमनी के शासक मुजाहिद शाह की हत्या हो जाने के बाद विजयनगर के शासक हरियर 2 ने अंदौनी, चौल, दाभौल और गोवा से बहमनियों को निकाल दिया। कहाँ से निकाला? अंदौनी से, चौल से, दाभौल से और गोवा से बहमनियों को निकाल दिया, तथा कृष्णा नदी विजयनगर साम्राज्य की नॉर्थ सीमा हो गई। ठीक है मित्रों, तो विजयनगर के वह शासक, पहले शासक जिसने बहमनियों से गोवा को छीन लिया, साथ साथ अंदौनी, चौल, दाभौल ये सब वहाँ सबसे बहमनियों को भगा दिया और कृष्णा नदी को अपना नॉर्थ सीमा बना लिया। ये हरियर 2 जी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित नहीं करता?
भूमि उत्पाद पर लगने वाले टैक्स की बात हो रही है। कौन इंगित नहीं करता? ये खम्स जो है इंगित नहीं करता, बाकी सब करते हैं। खराज की बात करें तो ये गैर मुस्लिम किसानों से लिया जाने वाला भूमि टैक्स था। खराज गैर मुस्लिम यानी कि जो मुस्लिम नहीं हो उसके अलावे वाले। इस्लाम स्वीकृत करों में से एक। और खम्स या युद्ध का लूट होता था। और इस्लाम स्वीकृत करों में से उस्र उस्र की बात हो रही है, तो उस्र जो है मुस्लिम किसानों से लिया जाने वाला भूमि कर उपज का 1/10 लगता था। तो खराज जो है गैर मुस्लिम से लिया जाता था, उस्र जो है मुस्लिम किसान से लिया जाता था। और ये खम्स जो होता था वो युद्ध का होता था, भूमि टैक्स की बात नहीं हो रही है उसमें। अच्छा, और एक था मुक्तई। तो यह एक राजस्व आकलन पद्धति थी। कौन? मुक्तई राजस्व का आकलन पद्धति थी, जिसके तहत किसान को पट्टे पर भूमि एक निर्धारित राशि का भुगतान करने के शर्त पर दिया जाता था, यानी ठेकेदारी उसको कही। किसान उस भूमि पर जो चाहे फसल उगा सकता था। ठीक है मित्रों, तो सभी का अर्थ हम लोग समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19वीं सदी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने आबादी के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? 19वीं सदी में जितने धर्म एवं समाज सुधार, सोशल रिफॉर्म्स और रिलीजन रिफॉर्म्स हुए, मूवमेंट्स हुए, तो उसने किसको आकर्षित किया? तो बुद्धिजीवी वर्ग को आकर्षित किया और नगरीय उच्च जातियों को। निर्धन सर्वसाधारण वर्ग इसमें शामिल नहीं हुए और न उदार रजवाड़े शामिल हुए। इसमें जो पढ़े लिखे लोग थे उस समय के वे सब शामिल हुए और नगर के उच्च संभ्रांत के लोग जो है शामिल हुए। तो इसका आंसर 1, 2 है। 19वीं सदी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन मुख्य रूप से शहरी रहे और इन आंदोलनों के अधिकतर नेता पढ़े लिखे थे, शिक्षित थे तथा अंग्रेजी शिक्षा से भी प्रभावित थे, जानते थे अंग्रेजी पढ़ना समझना। इनके संगठन मुख्यतः शहरों में ही खोले गए थे तथा इन्होंने करोड़ों निर्धन लोगों तक अपनी पहुंच नहीं बनाई, यानी कि ये संगठन शहर तक ही सीमित रहे, गांव तक फैल नहीं पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, अगला क्वेश्चन है किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनवली में भयंकर दंगे हुए? तो तिरुनवली जो है ये तमिलनाडु में पड़ता है, साउथ तमिलनाडु का ये एक क्षेत्र है। यहाँ पर जो है नाडारों ने, यानी इसका आंसर बी है, व्यापार के द्वारा धन कमाकर एक उच्च वर्ग का निर्माण कर लिया और इनके द्वारा जो है मंदिरों में प्रवेश की मांग को लेकर 1899 में तिरुनेलवेली में गंभीर जो है दंगे हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? तो ये गोपाल हरि देशमुख जी हैं। गोपाल हरि देशमुख लोक हितवादी यानी महाराष्ट्र के बुद्धिजीवी थे, जिन्होंने अपनी शतपत्र श्रृंखला 1948 से 50 में सोशल रिफॉर्म्स तथा देसी उद्योगों की हिमायत की, लेकिन कुल मिलाकर अंग्रेजी शासन का भी स्वागत किया। लोक हितवादी कहे जाते हैं महाराष्ट्र के समाज सुधारक को, सोशल रिफॉर्म में गोपाल हरि देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के तहत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई, यानी 1772 में ये रेगुलेटिंग एक्ट आया था। तो इसके तहत बिहार में प्रांतीय सभा की स्थापना कब हुई? तो ये हुई 1774 में, क्योंकि 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट के लागू होने के बाद निरीक्षक जो अब कलेक्टर कहे जाते थे तथा बिहार परिषद यानी रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना स्थापित जो कि 1770 में हुआ, दोनों को समाप्त कर बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा का गठन किया गया 1774 में। ठीक है मित्रों, अगला क्वेश्चन है कि 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुए। 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुए तो धार्मिक असुविधा कानून, सती निषेध रेगुलेशन, हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून, राज्य हड़पने का सिद्धांत। तो ये तो नहीं हुआ, राज्य हड़पने का सिद्धांत उससे पहले हो चुका था। सती निषेध भी नहीं हुआ क्योंकि ये भी पहले हो चुका था। अब ये हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून 3 हुआ, तो सबसे पहले 3 वाला ऑप्शन किसी में नहीं, तो ऐसे ही कट गया, तो इसका ऑप्शन सी हो गया। तो धार्मिक असुविधा कानून और सती निषेध रेगुलेशन ये 1829 में हुआ था। हिंदू विवाह पुनर्विवाह ये 1856 में हुआ था और राज हड़पने का सिद्धांत 1848 में हो गया था। तो 1829 में सती, राज हड़पने 1848, हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून 1856। धार्मिक अयोग्यता अधिनियम यानी कि रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट 1850 में लाया गया। 1856 में जनरल सर्विस इंग्लिशमेंट एक्ट यानी सामान्य सेना भर्ती अधिनियम लाया गया 1856 में और ये पारित किया गया था। तो ये आंसर इसका सी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? बिरसा मुंडा का तो नाम सुना ही होगा आपने। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो बिरसा मुंडा के गुरु थे आनंद पांडे। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? आनंद पांडे। तो मित्रों आज हम 25 क्वेश्चन ही करेंगे, अगले पार्ट में हम अगले 25 क्वेश्चन को लेकर आएंगे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।